अध्याय 6 संत का परीक्षण। यद्यपि जियान चेन उसकी कमजोर उपस्थिति को देख सकता था और बूढ़े व्यक्ति की असली ताकत पा सकता था, वह गतिहीन रहा और अपने चेहरे पर कुछ भी प्रकट नहीं किया। अपना धन्यवाद व्यक्त करने के लिए मौन सिर हिलाकर वह बूढ़े व्यक्ति के पास से गुजरा और बाएं गलियारे से नीचे चला गया। गलियारे के अंत में पहुंचकर एक बड़े कमरे में प्रवेश करते ही जियान चेन की आंखें चमकने लगीं। इस कमरे में रोशनी असाधारण रूप से उज्ज्वल थी, इतनी अधिक कि उसकी तुलना बाहर की रोशनी से की जा सकती थी। पुस्तकालय की दीवारों पर कई साफ सुथरी किताबों की अलमारियां लगी हुई थीं जिनमें हजारों किताबें थीं। जियान चेन ने छत की ओर देखने के लिए धीरे से अपना सिर झुकाया। वह जानता था कि रोशनी इतनी तेज होने का कारण छत थी। उसे नहीं पता था कि छत किस सामग्री से बनी है, लेकिन उसमें से अजीब तरह से तेज चमक निकल रही थी। हालांकि रोशनी कुछ तेज थी, लेकिन इतनी नहीं कि आंखों में जलन हो। हालांकि सीलिंग ने उसकी रुचि बढ़ा दी थी, फिर भी वह इसका पता लगाने की कोशिश करके समय बर्बाद करने को तैयार नहीं था। एक बुक शेल्फ तक चलते हुए आखिरकार उसने एक किताब पकड़ ली और उसे पलटना शुरू कर दिया। पुस्तक के अंदर काफी स्पष्ट विवरण लिखे गए थे, बावजूद इसके कि यह अन्य पुस्तकों की तरह सघन नहीं थी। किताब को पूरी तरह से पढ़ने में जियान चेन को 3 घंटे लगे। इस वजह से अंततः उसे इस अजीब दुनिया के बारे में कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। इस महाद्वीप को तियान युआन महाद्वीप कहा जाता था और यह काफी बड़ा था। वहां विभिन्न आकारों के असंख्य देश थे और यहां तक कि सभी आकारों के और भी अधिक शहर थे। सबसे बड़े शहरों को राजधानियों के रूप में जाना जाता था और प्रत्येक शहर अनगिनत मील तक फैला हुआ था, और इनमें से प्रत्येक राजधानियों पर एक शहरी शासक द्वारा शासन किया जाता था। प्रत्येक शासक कई मिलियन से लेकर 10 मिलियन संरक्षक सैनिकों का भी प्रभारी था। हालांकि पूरे तियान युआन महाद्वीप में केवल 7 राजधानियां थीं, जबकि 7 में से 3 पर एक ही मजबूत साम्राज्य का नियंत्रण था। सबसे मजबूत साम्राज्यों में काल साम्राज्य और फेलिसिटी साम्राज्य थे, जिन्होंने दो राजधानियों को नियंत्रित किया। ये पवित्र साम्राज्य था जिसने पहली 3 राजधानियों को नियंत्रित किया था। राजधानियों के अंतर्गत राजा नगर थे, परंतु राजा नगर राजधानियों से काफी मात्रा में छोटे थे। व्यवहारिक रूप से प्रत्येक राज्य में कम से कम एक राजा शहर होता था और प्रत्येक राजा शहर में 10 लाख अभिभावक सैनिक होते थे। राजा के अधीन शहर प्रथम श्रेणी के शहर थे जिनमें 800,000 अभिभावक सैनिक होते थे। द्वितीय श्रेणी के शहरों में से प्रत्येक में 400,000 अभिभावक सैनिक थे। द्वितीय श्रेणी के शहरों के अंतर्गत अलग अलग गांव थे जिनमें सभी के अपने संरक्षक सैनिक थे, लेकिन उनकी संख्या 50,000 से अधिक नहीं पहुंच पाती थी। यहां तक कि उनकी ताकत और संख्या भी बहुत भिन्न थी। तियान युआन महाद्वीप में ऐसे लोग थे जो सेंट फोस्ट नामक किसी चीज का अभ्यास करते थे। जब उनका संत बल 10वें स्तर पर पहुंच जाएगा, तब विशेषज्ञ की विचारधारा के आधार पर संत बल एक संत के हथियार में संघनित हो जाएगा। 1000 से अधिक आकृतियां थीं और प्रत्येक पूरी तरह से विशेषज्ञ की विचारधारा पर निर्भर थी। सेंट फोस्ट से सेंट वेपन के गठन के परिणामस्वरूप एक बार बनने के बाद इसने विशेषज्ञ के साथ एक विशेष लिंक बनाया। उत्कृष्ट उपहार वाले कुछ लोगों को एक विशेष विशेषता वाला संत हथियार प्राप्त होगा। इन विशेषताओं को पृथ्वी, पवन, जल, अग्नि, प्रकाश और अंधकार के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इन तत्वों में प्रकाश और अंधेरा बहुत कम दिखाई देते थे, लेकिन फिर भी बेहद शक्तिशाली थे। उपचार के पहलू में प्रकाश तत्व बेहद मजबूत था, और जिन लोगों के पास प्रकाश का श्रेय सेंट वेपन्स को दिया गया था, उन्हें तियान युआन महाद्वीप में अमर की उपाधि दी गई थी। उन्हें यह उपाधि इस तथ्य के कारण दी गई थी कि युद्ध के मैदान में रहते हुए वे किसी भी क्षति की भरपाई आसानी से कर सकते थे। युद्ध के मैदान में यदि वे एक ही हमले में नहीं मारे जाते तो उन्हें हराना लगभग असंभव होता। काले तत्व वाले लोग संक्षारक प्रकृति के होते हैं। यह न केवल एक परेशान करने वाला तत्व था, बल्कि गहरे गुणों वाले लोग भी मांग में थे। रात में वे अपनी इच्छानुसार आ जा सकते थे, जिससे उन्हें नाइट लॉर्ड्स की उपाधि मिली, क्योंकि रात उनके आदेश के अधीन थी। बाकी 4 तत्वों में से प्रत्येक की अपनी अपनी ताकतें थीं। उनके पास जितनी शक्ति थी वह व्यक्ति की अपनी ताकत और निर्णय पर निर्भर करती थी।
निस्संदेह तियान युआन महाद्वीप में जिन लोगों के पास एक विशेषता वाला सेंट हथियार था, उनकी तुलना में 10 में से एक उन लोगों की संख्या थी जिनके पास कोई विशेषता नहीं थी। युद्ध के मैदान में जिनके पास कोई विशेषता होती है, उनके खिलाफ लड़ना अक्सर उन लोगों की तुलना में कठिन होता है जिनके पास कोई विशेषता नहीं होती। संत हथियार सबसे मजबूत हथियार थे। एक युद्ध में सेंट वेपन्स को अपनी इच्छानुसार स्वतंत्र रूप से बुलाया जा सकता था और वे अपने मालिकों को उनकी सीमाओं को पार करने में सहायता प्रदान कर सकते थे। उसी समय एक संत हथियार और उसके मालिक का जीवन आपस में जुड़ा हुआ था। सेंट वेपन को जो भी चोट लगी होगी, वह समान रूप से मास्टर को दिखाई जाएगी। इसके अलावा यदि संत का हथियार कभी टूट गया तो स्वामी को भी घातक घाव मिलेगा। अगर स्थिति गंभीर होती तो एक घाव भी मौत का कारण बन सकता है। हालांकि सेंट वेपन्स को तोड़ना बेहद कठिन था। जब तक सेंट वेपन विरोधी शक्ति से अधिक मजबूत था, तब तक उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती थी। एक संत हथियार के आकार लेने के बाद खेती का यह नया तरीका मजबूत बनने के लिए दुनिया से क्यूई को अवशोषित कर लेगा। इस विधि से स्वयं की शक्ति में भी सुधार होगा। एक बार जब संत हथियार बन गया तो विशेषज्ञ को संत कहा जाएगा। तियान युआन महाद्वीप में संतों को 9 अलग अलग स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। संत, महान संत, संत गुरु, महान संत गुरु, पृथ्वी संत गुरु, स्वर्ग संत गुरु, संत शासक, संत राजा और संत सम्राट। प्रत्येक स्तर के भीतर उन्हें 3 स्तरों में विभाजित किया गया है, निचला, मध्य और ऊपरी। तियान युआन महाद्वीप के भीतर एक पर्वत श्रृंखला है जो पूरे महाद्वीप में फैली हुई है, जिसे जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। रेंज अनगिनत जादुई जानवरों से भरी हुई थी। आप जितना अंदर जाएंगे, जानवर उतने ही मजबूत होते जाएंगे। इन जादुई जानवरों को भी 9 स्तरों में विभाजित किया गया था। वर्ग 1 के जानवर एक संत के तुल्य थे, जबकि वर्ग 2 के जानवर एक महान संत के तुल्य थे। इसे जारी रखते हुए कक्षा 8 का जानवर एक संत राजा के बराबर था और अंततः कक्षा 9 का जानवर एक संत सम्राट के बराबर था। उसी समय तियान युआन महाद्वीप में एक बहुत ही प्रमुख पेशा था जिसे भाड़े का सैनिक कहा जाता था। इस पुस्तक के अनुसार तियान युआन महाद्वीप में कई भाड़े के सैनिक थे। ये भाड़े के सैनिक पैसे के लिए कई तरह के कार्य पूरा करेंगे। हालांकि कई भाड़े के सैनिक राक्षसों का शिकार करने और पैसे के लिए राक्षस कोर बेचने के लिए जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करेंगे। हालांकि खतरे बड़े थे, लेकिन महाद्वीप में राक्षस कोर को अत्यधिक महत्व दिए जाने के कारण पुरस्कार भी उतने ही उदार थे। मॉन्स्टर कोर जितना उच्च ग्रेड का होता था, उसकी कीमत उतनी ही अधिक होती थी। कुछ उच्च रैंक वाले राक्षस कोर थे जिन्हें अकेले पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था। मॉन्स्टर कोर महाद्वीप में सबसे वांछित वस्तुओं में से एक थी। एक राक्षस कोर के केंद्र के अंदर बड़ी मात्रा में शुद्ध ऊर्जा थी और इसे तेज प्रशिक्षण गति के लिए मनुष्यों द्वारा अवशोषित किया जा सकता था। एक राक्षस कोर से ऊर्जा को अवशोषित करना अंततः विश्वसार को किसी के शरीर में अवशोषित करने की कोशिश से तेज था। हालांकि खेती की गति को बढ़ाने के लिए मॉन्स्टर कोर का उपयोग करना एक ऐसी विधि नहीं थी जिसे आम जनता बहुत अधिक धन के बिना नहीं कर सकती थी। कुछ अजीब चीजों के अलावा जियान चेन आखिरकार इस दुनिया के बारे में कई चीजें समझने लगा था। ये दुनिया असाधारण रूप से क्रूर थी और हर जगह युद्ध होते थे। उसकी पुरानी दुनिया की तुलना में इस दुनिया के लोग ज्यादा खतरनाक थे। यदि कोई पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं था तो उसका जीवित रहना कठिन होगा। महाद्वीप पर अधिकांश लोग अभ्यासी भी थे, हालांकि औसत अभ्यासी औसत शक्ति का होगा। औसत व्यक्ति अपने संत बल को 10वें स्तर तक विकसित करने में सक्षम नहीं होगा और इसे एक संत के हथियार में संघनित करने में सक्षम नहीं होगा। यदि इन लोगों को उचित प्रशिक्षण और समर्थन नहीं मिलता है तो वे पहाड़ों में किसानों के समान सबसे निचले स्तर पर बने रहेंगे। किताबें खत्म करने के बाद जियान चेन ने आखिरकार नई दुनिया को बेहतर ढंग से समझा। संत हथियार, तत्व और गुण, जादुई जानवर, राक्षस कोर और भाड़े के सैनिक, सब कुछ जियान चेन के लिए एक नया अनुभव था जिसने उसके दिल को रोमांचित कर दिया। वह नई दुनिया की प्रतीक्षा कर रहा था और चांगयांग हवेली को तुरंत छोड़ने की सख्त इच्छा रखता था। बाहरी दुनिया का अनुभव करने में सक्षम होना गति में एक ताज़ा बदलाव होगा। हालांकि जियान चेन को पता था कि वह आने वाले वर्षों में अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएगा।
उसके माता पिता कभी भी 3 साल के बच्चे को अपना घर छोड़कर बाहरी दुनिया में जाने की अनुमति नहीं देते थे। अगर वह अपना घर छोड़ भी दे तो भी उसके पास अपनी सुरक्षा का कोई रास्ता नहीं होगा। लंबे समय के बाद जियान चेन ने अपने प्रशिक्षण में और भी अधिक प्रयास करने का फैसला किया। अपने दैनिक भोजन के अलावा हर दिन वह अपने कमरे के भीतर अकेले प्रशिक्षण में बिताता था। उसने अभी भी अज़ुलेट तलवार कानून के साधना चरण की मूल बातें पूरी नहीं की थीं, इसलिए वह जो विश्व सार ग्रहण कर रहा था वह उसके पूरे शरीर में समान रूप से वितरित हो गया था, प्रत्येक कोशिका में प्रवेश कर रहा था और उसके शरीर को मजबूत कर रहा था। ये केवल तभी था जब उसके शरीर को विश्व सार द्वारा मजबूत नहीं किया जा सकता था। जियान चेन दूसरे चरण में प्रवेश करने में सक्षम होगा, जहां वह अपनी ट्रू क्यूई का औपचारिक प्रशिक्षण शुरू करेगा। वर्तमान में जियान चेन की काया अभी भी एक सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक है, हालांकि उसके शरीर के कुछ क्षेत्र जहां क्यूई पहले उसकी पिछली दुनिया में इकट्ठा हुआ था, अभी भी खाली थे। अपनी पिछली दुनिया में जियान चेन एक ही वर्ष के भीतर खेती के चरण को पूरा करने में कामयाब रहा था। चूंकि यह विश्व सार कम से कम दोगुना मजबूत था, भले ही उसे सफलता हासिल करने में 2 साल से अधिक समय लग रहा था, उसका शरीर मजबूत और मजबूत होता जा रहा था, जिससे उसका वर्तमान शरीर उसके पिछले शरीर से भी अधिक मजबूत होने की क्षमता रखता था। हालांकि जियान चेन आमतौर पर पूरा दिन खेती करने के लिए अपने कमरे में छिपकर बिताता था, लेकिन उसके माता पिता में से किसी ने भी बाहरी तौर पर किसी भी प्रकार की परेशानी या चिंता व्यक्त नहीं की थी। इसका कारण ये था कि चांगयांग हवेली में माता पिता आमतौर पर बच्चों को सांस लेने की विधि सिखाते थे और उन्हें 1 साल तक प्रशिक्षित करने देते थे। तीसरे वर्ष तक ये बच्चे ये देखने के लिए परीक्षा देंगे कि उनकी संत शक्ति कितनी मजबूत है और उनकी क्षमता के साथ साथ उनकी योग्यता का भी मूल्यांकन किया जाएगा। जब जियान चेन 2 साल का था तो बी युनटियन ने उसे वही सांस लेने की विधि सिखाई थी जो अन्य बच्चों ने सीखी थी। हालांकि जियान चेन ने ये सांस लेने का व्यायाम किया था और इसे अपने दिमाग की गहराइयों में डाल दिया था, क्योंकि जियान चेन ने महसूस किया था कि इस तरह का प्रशिक्षण एक वयस्क को खेलने के लिए एक बच्चे का खिलौना देने जैसा था। परिणामस्वरूप जियान चेन ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। वहां से गुजरने वाले लोगों ने केवल यही सोचा था कि जियान चेन सांस लेने की विधि का अभ्यास कर रहा था और उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह जियान चेन ने अंततः पिछली रात का साधना अभ्यास समाप्त कर लिया। आज का दिन उनके लिए खास था क्योंकि यह उनका तीसरा जन्मदिन था। साथ ही आज वह दिन होगा जब वह तियान युआन महाद्वीप में किसी भी अन्य 3 वर्षीय बच्चे की तरह ही उसी परीक्षा से गुजरेगा, द सेंस टेस्ट। अपनी मां बी युनटियन के साथ डाइनिंग हॉल में जियान चेन को बाद में चांगयांग कबीले के आधिकारिक मुख्य हॉल में ले जाया गया। चांगयांग हवेली ने बड़ी मात्रा में क्षेत्र को कवर किया और जियान चेन जिस क्षेत्र का आदी था उसकी तुलना में उसने केवल भूमि के एक छोटे से हिस्से का अनुभव किया था। सड़क पर चलते हुए जियान चेन ने बिना रुके हवेली की ओर देखा। अपने पहले 3 वर्षों में जियान चेन ने अपना अधिकांश समय अपने कमरे के भीतर बिताया और खेती की, बहुत कम ही वह हवेली के आसपास टहला। चांगयांग हवेली के भीतर वर्दीधारी गश्ती दल का एक बड़ा समूह इलाके में घूम रहा था। कई पैनी निगाहें गुप्त स्थानों से चारों ओर घूर रही थीं और दिन का समय होने के बावजूद भी उनमें तनिक भी विश्राम का भाव नहीं दिख रहा था। जैसे ही जियान चेन कई प्रशिक्षण मैदानों से गुजर रहा था, एक युवा लेकिन धीमी आवाज ने उसका ध्यान अंदर से खींच लिया था। अंदर देखने मात्र से पता चलता है कि 10 साल के बच्चों के एक छोटे समूह को एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति द्वारा कुछ मार्शल आर्ट अभ्यास सिखाए जा रहे हैं। जियान चेन ने अपने दिल में समझा कि ये बच्चे सीधे परिवार में पैदा हुए शिष्य थे। चांगयांग कबीले में लगभग 1000 कबीले थे। हालांकि उनमें से आधे रक्षक और नौकर थे, बाकी आधे सदस्य थे जो कबीले के भीतर से पैदा हुए थे। प्रशिक्षण मैदान से आगे बढ़ते हुए बी युनटियन अपने बेटे को एक आधिकारिक दिखने वाले हॉलवे के बीच में ले गई। यहीं पर जियान चेन को सेंट टेस्ट से गुजरना होगा। अध्याय 7, भूली हुई प्रतिभा। भले ही बाहरी हॉल विशाल था, चांगयांग के मुख्य हॉलवे का आंतरिक भाग और भी बड़ा था। फिलहाल वहां दर्जनों लोग बिखरे हुए थे। उनमें से कुछ मध्यम आयु वर्ग के पुरुष भी थे जिन्होंने अलग तरह के कपड़े पहने थे जो बाकियों से अलग दिख रहे थे।
बी यूनटियन ने जियान चेन को दालान के सामने की सीटों पर ले जाया। जो लोग आगे बैठना चाहते थे उन्हें कबीले में एक उच्च दर्जा प्राप्त होना चाहिए था, और चूंकि जियान चेन कबीले के नेता का चौथा बेटा था, इसलिए उसे सबसे आगे बैठने का अधिकार था। हालांकि उनकी अपनी सीट अभी तक नहीं बनी थी, इसलिए उन्हें अपनी मां के साथ एक ही कुर्सी साझा करनी पड़ी। प्यारा जियान चेन धीरे से अपनी मां की गोद में बैठ गया और कुछ नहीं बोला। एक झटके में लोगों की एक कतार एक एक करके हॉल में आई और अपनी सीटों के सामने रुक गई। नवागंतुकों में जियान चेन की तीसरी चाची अपने बच्चे को साथ ले जा रही थी। अरे चौथे भाई, आज वह दिन है जब तुम सेंट टेस्ट दोगे। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि तुम दूसरी बहन को निराश न करो। चंग्यांग मिंग्यू के सुंदर चेहरे पर जियान चेन की ओर मुस्कुराहट आ गई जब वह नर्म लेकिन उत्साही आवाज में बोल रही थी। हालांकि वह मृदुभाषी थी, हॉल में सभी ने स्पष्ट रूप से सुना था कि वह किसके बारे में और क्या बात कर रही थी। मिंग्यू। जब वह नर्म डांट के साथ बोल रही थी तो उसकी मां ने उसकी ओर तेजी से देखा। चांग्यांग मिंग्यू ने हंसते हुए जियान चेन पर अपनी जीभ बाहर निकाली। बिना कोई और शब्द कहे वह शांति से अपनी मां के ठीक बगल में बैठ गई और हॉल में मौजूद अन्य लोगों का आकार देखते हुए उसकी चमकदार आंखें तेजी से झपकने लगीं। जल्द ही हॉल में सभी लोग बैठ गए और वे सभी समय समय पर जियान चेन की ओर देखते रहे और उनके चेहरे पर उम्मीदों के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। जियान चेन के सेंट टेस्ट के कारण बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। यदि यह कबीले का कोई अन्य बच्चा होता तो सेंट टेस्ट के लिए इतनी बड़ी भीड़ नहीं होती। लेकिन जियान चेन कोई सामान्य बच्चा नहीं था जिसकी कोई हैसियत नहीं थी। वह चांग्यांग कबीले के कबीले नेता का बच्चा होने के साथ साथ स्वर्ग से आशीर्वादित एक जन्मजात प्रतिभा भी रखता था। पूरे कबीले ने व्यावहारिक रूप से अपनी सारी उम्मीदें इस बच्चे पर रखी थीं, इसलिए जब सेंट टेस्ट से गुजरने के लिए जियान चेन की बारी आती थी तो कबीले का हर सदस्य वहां मौजूद होता था। आखिरकार जियान चेन के नाम कई अलग अलग उपलब्धियां थीं और सेंट टेस्ट उनके लिए एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। जब सभी लोग शांत हो गए तो जियान चेन के पिता चांग्यांग हॉल के मध्य की ओर बढ़े और सिंहासन पर बैठ गए, जो उनके ठीक बगल में एक बड़े ब्लेड के साथ कबीले नेता के रूप में उनकी स्थिति का प्रतीक था। चांग्यांग की नजर केवल एक सेकंड के लिए जियान चेन पर रुकी, लेकिन जियान चेन उस पर हल्की सी मुस्कान देख सका। इसके तुरंत बाद एक आवाज आई जो जियान चेन के सेंट टेस्ट की शुरुआत का संकेत देती है। डीशु, मुझे खेद है कि आपने सेंट टेस्ट समारोह का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। चांग्यांग ने बड़े की ओर विनम्रता से कहा। बुजुर्ग लगभग 60 से 70 साल का सफेद बालों वाला आदमी लग रहा था जिसने भूरे रंग के कपड़े पहने थे। हालांकि उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, उसकी आंखें चमकीली और उत्साह से भरी हुई थीं। बूढ़ा आदमी हंसा, कबीले का नेता बहुत विनम्र है। अब केंद्र की ओर चलते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने जियान चेन की ओर देखा और फिर दोस्ताना लहजे में कहा, चौथे मास्टर, यदि आप चाहें तो। बी यूनटियन ने जियान चेन को स्नेह भरी दृष्टि से देखा और फुसफुसाए, जियांग, कृपया वहां जाएं जहां डीशु खड़ा है ताकि वह आपके सेंट फोर्स का परीक्षण कर सके। ठीक है, जियान चेन ने हल्के से कहा। चतुर बच्चा अपनी सीट से उतर गया और अपनी छोटी छोटी चालों के साथ धीरे धीरे उस स्थान के पास पहुंचा जहां एल्डरडी खड़े थे। बिना किसी देरी के डीशु ने अपना दाहिना हाथ उठाया जहां एक छोटी चांदी की अंगूठी चमकदार सफेद रोशनी के साथ चमकने लगी। इसे लहराते हुए ध्वनि में धीरे धीरे वृद्धि होने से पहले जमीन से हल्की फुल्की कंपन की आवाज सुनी जा सकती थी। ठीक जहां उनके सामने कुछ नहीं था, अचानक आधा मीटर बड़ा एक सफेद पत्थर प्रकट हुआ। देखने में स्पष्ट था कि सफेद पत्थर को अनगिनत बार पॉलिश किया गया था। पूरी चट्टान आयताकार आकार की थी, चौड़ाई और मोटाई दोनों 1 मीटर लंबी थी। नए उभरे सफेद पत्थर को देखकर जियान चेन की आंखें आश्चर्य से झपक गईं। उसे इस पत्थर के बारे में काफी उत्सुकता महसूस हुई थी, लेकिन डीशु के दाहिने हाथ ने भी उसकी रुचि पकड़ ली थी। उसने अपनी मध्यमा उंगली की अंगूठी को गौर से देखा। ये वही अंगूठी थी जिसे उसने किताबों में देखा था। स्पेस रिंग दुर्लभ लेकिन विशेष सामग्रियों से बनाई गई थी और रिंग के स्थान के भीतर वस्तुओं को संग्रहित किया जा सकता था। सबसे छोटी वस्तु जिसे वह संग्रहित कर सकता था वह 1 मीटर घन थी, जबकि सबसे बड़ी वस्तु जिसे वह संग्रहित कर सकता था वह 100 मीटर घन थी।
कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी भी निर्जीव वस्तु को संग्रहित कर सकता था और निकाल सकता था। यह एक ऐसी वस्तु थी जो तियान युआन महाद्वीप में इतनी महंगी थी कि आम आदमी इसे खरीद नहीं पाता था। जियान चेन को अपनी मध्यमा उंगली पर सजी स्पेस रिंग को देखते हुए डी शू हंसे। जब भी उसने सेंट टेस्ट के लिए सफेद पत्थर बुलाया तो आसपास मौजूद सभी लोगों ने उसे हुबहू वही रूप दिया। असल में उसने इस लुक को इतनी बार देखा था कि उसकी गिनती भूल गई थी। चौथे गुरु, कृपया सेंट स्टोन पर अपना हाथ रखें। दे शू मुस्कुराए। सेंट स्टोन एक विशेष चट्टान है जो किसी व्यक्ति के शरीर के भीतर सेंट फोर्स की मात्रा को माप सकती है। विशाल तियान युआन महाद्वीप के भीतर कई अलग अलग वस्तुएं हैं जो किसी की व्यक्तिगत ताकत को माप सकती हैं। सेंट स्टोन ने किसी व्यक्ति की ताकत का प्रतिनिधित्व करने के लिए रंगों का उपयोग किया, लाल, नारंगी, पीला, हरा, सियान, नीला और बैंगनी। पत्थर के चमकीला लाल होने का मतलब था कि वह व्यक्ति अभी भी ताकत में एक संत से नीचे था, जबकि नारंगी रंग का मतलब था कि वह व्यक्ति एक संत के समान स्तर पर था। पीला रंग एक महान संत का प्रतिनिधित्व करता है और नीले रंग का मतलब है कि वह व्यक्ति एक पृथ्वी संत मास्टर था। अंत में बैंगनी रंग एक स्वर्ग संत मास्टर का प्रतिनिधित्व करता है। संत शासक, संत राजा और संत सम्राट जैसे स्वर्ग संत मास्टर से ऊंचे किसी भी पद को संत स्टोन द्वारा स्थान नहीं दिया जा सकता था। डी शू की बात सुनकर जियान चेन ने वापस काम पर ध्यान केंद्रित किया और अपना हाथ सेंट रॉक नामक सफेद पत्थर पर बढ़ाया। उस वक्त सभी की नजरें सेंट रॉक पर टिकी थीं। वे सभी प्रत्याशा में खड़े हो गए, ये जानने के लिए उत्सुक थे कि प्रतिभाशाली जियान चेन कितना मजबूत होगा। जब जियान चेन ने सेंट रॉक पर अपना हाथ रखा तो डी शू ने जादुई तरीकों से सेंट रॉक को सक्रिय करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तुरंत जियान चेन को पत्थर से अपनी बाह में एक अजीब प्रकार की ऊर्जा स्पंदन महसूस हुई। जबकि ऊर्जा उसे अजीब लग रही थी, यह उसके शरीर में बहुत धीरे से प्रवेश कर गई, जहां यह उसके शरीर से बाहर निकलने और पत्थर में वापस जाने से पहले धीरे धीरे चारों ओर घूमती रही। डी शू ने रंग में किसी भी बदलाव के लिए सेंट रॉक को देखा, लेकिन थोड़े समय के बाद कोई बदलाव नहीं हुआ। अपने मूल रंग के अलावा रंग का एक भी शेड नजर नहीं आ रहा था। ये कैसे संभव है? सेंट रॉक में रंग का एक टुकड़ा भी प्रतिबिंबित नहीं होता है। डी शू चिंता में चिल्लाए बिना नहीं रह सका। उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वह धीरे धीरे उसके चेहरे से गायब हो गई और उसने अजीब भाव के साथ जियान चेन के चेहरे की ओर देखा। दोनों में से किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। डी शू के चेहरे पर सदमे के भाव और अभी भी सफेद सेंट रॉक को ध्यान में रखते हुए हर किसी को अवचेतन रूप से एक एहसास हुआ। जैसे ही उन्होंने अपने पड़ोसियों को देखा, फिर सामने की ओर देखा तो उनके चेहरे धीरे धीरे बदलने से खुद को नहीं रोक सके। एक बार पलके झपकाने पर ज्यादातर लोगों के चेहरे पर घोर हैरानी के भाव साफ झलक रहे थे, जबकि कुछ लोगों के चेहरे पर दया की झलक भी दिख रही थी। चांग यांगबा का चेहरा बदसूरत हो गया, जबकि बी युनटियन के चेहरे का रंग भी उड़ गया। दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं लग रहा था मानो वे इस खबर पर विश्वास करने से इनकार कर रहे हों। डी शू ने एक घूंट भर दिया, ये परिणाम उसके लिए भी अविश्वसनीय था। सेंट रॉक को तुरंत फिर से शुरू करते हुए उसे उम्मीद थी कि यह पहली बार में एक गलती थी, परंतु अफसोस पेड़ पर कोई फल नहीं लगा और चट्टान पर कोई रंग नहीं आया। फिर यह परिणाम डी शू के लिए अकल्पनीय था। चौथे गुरु को उनके जन्म के बाद से ही एक प्रतिभाशाली प्रतिभा कहा जाता था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वह एक अपन से ज्यादा कुछ नहीं थे जो सेंट फोर्स का बिल्कुल भी विकास या उपयोग नहीं कर सकता था। डी शू मदद नहीं कर सका, लेकिन एक निराश आह भरी जब उसने चुप जियान चेन को एक जटिल नजर से देखा। वह चांग यांगबा की ओर मुड़ा, कबीले नेता, परिणाम आ गए हैं। चौथा गुरु किसी भी तरह से संत बल को विकसित करने में असमर्थ है। इस घोषणा को सुनने के बाद बी युनटियन का चेहरा और भी अधिक पीला पड़ गया, यहां तक कि उसका चेहरा लगभग रंगहीन हो गया। जियान चेन को स्तब्ध होकर देखते हुए उसने बुदबुदाया, यह संभव नहीं है। जियांग एर, अपन कैसे हो सकता है? जैसे ही उसने बात खत्म की, उसकी नजरें सिर के पीछे की ओर घूम गईं और वह अपनी कुर्सी से जमीन पर गिर पड़ी।
अपने बेटे के लिए जिसे व्यापक रूप से प्रतिभाशाली माना जाता था अचानक अपंग के रूप में पाया गया, वह इस चौंकाने वाली खबर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। महाद्वीप में कोई भी मां ऐसा करने में सक्षम नहीं होगी, बहुत प्रतिष्ठित कबीले की सदस्य की तो बात ही छोड़ दें। जैसे ही आसपास इकट्ठा हुए सभी लोगों ने नतीजे सुने, वे सभी हौंफने लगे और जियान चेन की ओर दया और निराशा से देखने लगे। दूसरी ओर जियान चेन की चाची यूफैंग यान और लिंग लोंग ने हवा का एक झोंका छोड़ा। मां और बेटे की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को देखकर दोनों चाचियां चुपचाप मन ही मन खुशियां मनाने से खुद को नहीं रोक सकी। आह, चौथी बहन क्या गलत है? चौथी बहन उठो, चौथी बहन कृपया उठो। अपनी तरफ दौड़ते हुए बाई युशुंग ने उत्सुकता से बेहोश बी यूनटियन को जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाई युशुंग की उन्मत्त चिल्लाहट सुनकर चांगयांगबा तुरंत बी यूनटियन के पास पहुंची और चिल्लाने लगी, शांगेर, यूनएर को उसके बिस्तर पर ले आओ। यहां तक कि जियान चेन भी किसी और पर ध्यान दिए बिना अपनी मां के पास पहुंच गया था। उसका दाहिना हाथ पहले से ही उसकी मां की नाड़ी जांचने के लिए उसकी कलाई से सटा हुआ था। इसमें कुछ कीमती सेकंड लगे, लेकिन अंततः उन्होंने पुष्टि कर दी कि उनकी मां को तत्काल कोई खतरा नहीं है। जियान चेन ने भीड़ के बीच अपने निराश पिता को देखा और यहां तक कि वह गुप्त रूप से असहाय महसूस कर रहा था। एक हल्की सी आह के साथ वह बाई युशुंग के पीछे चला गया, जो अपनी मां को हॉल से बाहर ले जा रही थी। जियान चेन को जाते हुए देखकर चांगयांगबा के चेहरे पर अत्यधिक निराशा के भाव स्पष्ट रूप से झलक रहे थे। उन्होंने पहले जियान चेन से बहुत उम्मीदें रखी थीं, लेकिन चून की उम्मीदें बहुत अधिक थीं, इसलिए बाद में निराशा हुई। इस परिणाम के साथ अंत में उनका चौथा बेटा जियांग तियान केवल एक अपंग था। कबीले के मुखिया, इस पर ज्यादा ध्यान मत दो। हालांकि चौथा गुरु सेंट फोस की खेती नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह अन्य पहलुओं या क्षेत्रों में प्रतिभाशाली नहीं है। कबीले के एक युवा पुरुष सदस्य ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। चांगयांगबा ने अपना हाथ लहराया और उदास होकर कहा, आइए अब इस विषय का जिक्र न करें। सभी को बर्खास्त कर दिया गया है। अपना वाक्य पूरा करते हुए चांगयांगबा हॉल से बाहर जाने के लिए खड़े हुए। हालांकि उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया था कि जैसा कि पहले कहा गया था, जियान चेन अन्य क्षेत्रों में प्रतिभाशाली हो सकता है, लेकिन सेंट फोस इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक था। आखिरकार ताकत ही है जो अंत में मायने रखती है। ये तथ्य कि चांगयांग कबीले के नेता का चौथा बेटा एक अपंग था, पूरे चांगयांग हवेली में जंगल की आग की तरह फैल गया। कुछ लोगों ने इस नई जानकारी को खुशी से देखा, जबकि अन्य लोग दुखी थे। हालांकि एक बात निश्चित थी, इस मामले के बाद कबीले में जियांगर की स्थिति तेजी से गिर जाएगी। एक विस्तृत विशाल कमरे में जियान चेन बिस्तर के पास चुपचाप बैठा था। उसका शांत चेहरा नीचे की ओर झुका हुआ था और वह क्या सोच रहा था यह बाकी सभी को पता नहीं था। उसकी मां भी यूनटियन अभी भी नहीं उठी थी, बिस्तर पर लेटे हुए भी उसकी आंखें बंद थीं। जियान चेन और कुछ नौकर लड़कियों के अलावा केवल उसकी तीसरी चाची बाई युशुंग और उसकी दूसरी बहन चांगयांग मिंगयू कमरे में थी। अध्याय 8 आपदा। मूक जियान चेन को देखते हुए चांगयांग मिंगयू ने कुछ बार पलकें झपकाईं। वह जियान चेन के कंधे तक गई और बोली, चौथे भाई, कृपया बहुत दुखी मत हो। यदि भविष्य में कोई तुम्हें तंग करेगा तो अपनी बड़ी बहन को बताओ और मैं उसकी पिटाई कर दूंगा। चांगयांग मिंगयू ने सोचा कि जियान चेन दुखी महसूस कर रहा था, क्योंकि वह एक अपंग था और उसके पास किसी से भी खुद को बचाने की क्षमता नहीं थी जो उसका मजाक उड़ाएगा। मिंगयू ने जो कहा था उसे सुनकर जियान चेन चांगयांग मिंगयू पर मुस्कुराने के लिए अपना सिर उठाने से खुद को नहीं रोक सका। चिंता मत करो दूसरी बहन, मैं धमकाने वाला आसान व्यक्ति नहीं बनूंगा। केवल जियान चेन को समझ में आया कि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह सेंट फोस की खेती करने में असमर्थ था, यह इस तथ्य के कारण था कि वह सेंट फोस को अपने शरीर की कोशिकाओं में शामिल कर रहा था। इस वजह से उनका शरीर अनिवार्य रूप से एक खाली खोल था, उनके शरीर में कोई सेंट फोस नहीं बची थी। अगर उन्होंने इस तरीके का इस्तेमाल नहीं किया होता तो आज के सेंट टेस्ट का नतीजा कुछ और होता। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि जियान चेन लोगों को इस स्थिति को समझाने में सक्षम नहीं होंगे।
वह चाहकर भी यह नहीं बता पाएगा कि उसे ये तरीका कैसे सूझा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि अगर वह अज़ुलित तलवार कानून के बारे में बात करते तो जियान चेन को डर था कि तकनीक और खुद दोनों का इतिहास एक बड़ी समस्या बन जाएगा। हालांकि जियान चेन समझ गया था कि इस स्थिति के कारण कबीले के भीतर उसकी स्थिति को बड़ा झटका लगा है। हालांकि उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और वह गुप्त रूप से चाहता था कि ऐसी स्थिति घटित हो। यदि चीजें उतनी ही अच्छी तरह से आगे बढ़ी जितनी अभी हुई हैं, तो भविष्य में वह चांगयांग हवेली को और अधिक आसानी से छोड़ने में सक्षम होगा। यदि वह अभी भी जीनियस के लेबल से चिपका हुआ होता तो हवेली से प्रस्थान करना इतना आसान नहीं होता। कम से कम जब तक उन्हें उनकी मंजूरी नहीं मिलती, वे हवेली के अंदर और बाहर उसकी यात्राओं को नजरअंदाज कर देते। जियांग एयर। बिस्तर से आवाज आई। जियान चेन की मां आखिरकार जाग गई थी। अपनी मां को अपना नाम पुकारते हुए सुनने के तुरंत बाद जियान चेन का दिमाग फिर से होश में आ गया। उसने तुरंत उसकी ओर देखा। मां, आपका बेटा यहाँ है, अब सब कुछ ठीक है। बी यूनटेन के चेहरे पर एक जटिल भाव था और उसने हौंफते हुए कहा, तुम्हारी मां ठीक है, लेकिन जियांग ए। जैसे ही वह बोल रही थी, उसके चेहरे पर दुख, उदासी और यहां तक कि दर्द से लेकर असंख्य भाव दिखाई दे रहे थे। चौथी बहन, कृपया अपने आप को ज्यादा परेशान न करें। जियांग तियान जन्म से ही अत्यधिक बुद्धिमान रहा है, इसलिए हालांकि यह अफसोस की बात है कि वह सेंटफोस की खेती नहीं कर सका, लेकिन मेरी राय में जियांग तियान इतना सरल नहीं है। आखिरकार कबीले में कोई भी बच्चा उससे ज्यादा होशियार नहीं है। बाय यू शुआन अभी भी दुखी बी यूटियन को सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी। बी यूटियन ने धीरे से अपना सिर उठाया। मैं इस तथ्य को पहले ही समझ चुका था। जियान चेन की ओर देखते हुए उसने धीरे से जियान चेन के सिर के पिछले हिस्से को सहलाना शुरू कर दिया। जियांग एयर, उदास मत हो, तुम्हारी दूसरी चाची ने जो कहा वह सही है। हालांकि आप सेंट फोस का विकास नहीं कर सकते, फिर भी आप बहुत बुद्धिमान बच्चे हैं। हम अभी भी नहीं जानते कि आप किन क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त होंगे। जब जियान चेन ने अपनी मां को बोलते हुए सुना तो वह झिझक गया। भले ही उसकी मां जाग रही थी, फिर भी वह उतना बेहतर महसूस नहीं कर रहा था। वास्तव में वहां मौजूद लोगों, खासकर अपनी मां को सच्चाई बताना चाहता था। वह कहना चाहता था कि वह एक अपंग नहीं था जो सेंट फोस की खेती नहीं कर सकता था, लेकिन जियान चेन ने इसे सहना चुना। मां, चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा तुम्हें निराश नहीं करेगा। अपनी मां के प्यार की तुलना में जियान चेन ने इसे पूरी तरह से संजोया था। बाद में वह रात को जाने से पहले पूरा दिन अपनी मां के बिस्तर के पास बिताता था। समय समय पर चांगयांग बा अपनी पत्नी से मिलने आते थे, लेकिन जितनी जल्दी आते थे उतनी ही तेजी से चले जाते थे। जब जियान चेन की बात आई तो चांगयांग बा का उनके प्रति रवैया पहले की तुलना में इन दिनों बिल्कुल अलग हो गया था। हर गुजरते समय के साथ जियान चेन स्पष्ट रूप से देख सकता था कि चांगयांग बा जियान चेन के साथ ठंडे भाव से व्यवहार कर रहा था। पलक झपकते ही जियान चेन के सेंट टेस्ट के 4 साल बीत चुके थे। जिन दिनों में वह व्यस्त नहीं थे, जियान चेन प्रशिक्षण जारी रखने के लिए खुद को अपने कमरे में बंद कर लेते थे। आजकल उन्हें जितने प्रशिक्षण की आवश्यकता थी, वह पहले की तुलना में काफी अधिक था, इतना लंबा कि कभी कभी जियान चेन को पूरे दिन अपने कमरे से बाहर निकलते हुए नहीं देखा जाता था। उन 4 वर्षों में कबीले में जियान चेन की स्थिति उम्मीद के मुताबिक बेहद गिर गई थी। चांगयांग बा अब उसके साथ और अधिक बेरुखी से पेश आ रहा था और किसी ने भी पहले उसे ढूंढने की पहल करने की जहमत नहीं उठाई थी। यह उसकी मां से बहुत अलग था जो उसे रोज देखती थी। उसका प्यार कभी भी कम नहीं हुआ था। एक दिन की शुरुआत में जियान चेन ने धीरे धीरे अपनी क्रॉस लेग वाली स्थिति से एक बार फिर अपनी आंखें खोली, ये दिखाने के लिए कि उन्होंने पिछली रात का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। तुरंत दोनों हाथों की हथेलियों को ऊपर की ओर फैलाते हुए एक हल्की गोल गेंद धीरे धीरे सामने आई। उसने अपने हाथों से खूबसूरत गेंद को हवा में उछाला और उसे जमीन की ओर गिरते हुए देखा, जहां वह रुक गई क्योंकि उसके दोनों हाथ उस पर केंद्रित थे।
केवल थोड़ी सी आवाज सुनकर जियान चेन ने अपने छोटे हाथों को एक साथ ताली बजाई, जैसे कि वे दो स्टील की प्लेटें हों, और सामान्य रूप से नर्म जमीन पर पुशअप करना शुरू कर दिया, कभी कभी अपने सिर को जमीन के इतने करीब लाते कि वह उसे चूम सके, और यहाँ तक कि एक छाप भी छोड़ दी। बाद में जमीन पर खुशी भरी मुस्कान के साथ अपनी कड़ी मेहनत को देखते हुए जियान चेन हंसे। सेंट टेस्ट के आधे साल बाद जियान चेन ने अज़ूलिक तलवार कानून के पहले सिद्धांत की खेती का चरण पहले ही पूरा कर लिया था। इसका मतलब ये था कि उन्होंने आधिकारिक तौर पर सेंट फोर्स को अपने शरीर में आत्मसात किए बिना विकसित करना शुरू कर दिया था। उनकी साधना दर बहुत तेज थी, इतनी तेज कि कुछ ही वर्षों में वह पहले ही आश्चर्यजनक परिणाम पर पहुंच चुके थे। जैसा कि वह अब था, वह अपने हाथों को मजबूत करने के लिए अपने अंदर संग्रहित सेंट फोर्स का उपयोग कर सकता था, ताकि वे बिना प्रयास के पत्थर को तोड़ सकें। सुबह सुबह जियान चेन अकेले चांगयांग हवेली में घूमने के लिए अपने कमरे से बाहर चला गया। हालांकि उस समय आसपास घूम रहे गश्ती दल के एक समूह ने उसे देखा। प्रत्येक सदस्य के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। कुछ ने उपहास की दृष्टि से देखा, जबकि कुछ ने उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखा, लेकिन बहुत कम लोगों ने उसकी ओर दया की दृष्टि से देखा। ये तथ्य कि जियान चेन एक कृषक अपंग था, कबीले के भीतर लंबे समय तक एक रहस्य नहीं रह गया था, और यहाँ तक कि हवेली में गश्त करने वाले गार्ड भी उसे अलग तरह से देखने लगे थे। लेकिन जियान चेन ने उनकी ओर से आंखें मूंद लीं। उसका पेट भूख से गुर्रा रहा था, और इसलिए जियान चेन ने एक हल्की सी आह के साथ निर्णय लिया कि अब रसोई की ओर जाने का समय हो गया है। काफी समय हो गया था जब वह अपनी माँ के साथ डाइनिंग हॉल में एक साथ खाना खाने गया था। आजकल वह नाश्ता करने के लिए खुद रसोई में जाता था, और दोपहर का भोजन और रात का खाना केवल अपनी माँ और अपनी कुछ चाचियों के साथ खाता था। जब जियान चेन रसोई में पहुंचे तो 100 से अधिक नौकरों को इधर उधर भागते देखा जा सकता था। चूल्हे के कारण रसोई में जबरदस्त गंदगी थी, जहां वह धुआं देने वाली गर्म स्टीमर टोकरी की तरह खड़ा था। ओह, क्या ये चौथा गुरु नहीं है? चौथा मास्टर रसोई में आ गया है। ये चौथे मास्टर जैसे लाड़ प्यार वाले व्यक्ति के लिए उचित स्थान नहीं है। रसोई तो हम जैसे तुच्छ सेवकों के लिए है, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? एक 20 साल के नौकर की चिढ़ाने वाली आवाज आई। उसकी आवाज के अजीब स्वर को देखते हुए ये स्पष्ट था कि वह जियान चेन का मजाक उड़ा रहा था। पहले नौकर के तुरंत बाद एक और आवाज आई। अगर मेरा अनुमान सही है तो चौथा मालिक कुछ उबले हुए बंस लेने के लिए रसोई में आया। लेकिन यह अजीब है, चौथा मास्टर बाकी कबीले के साथ डाइनिंग हॉल में खाना क्यों नहीं खा रहा है? क्या उसने खुद के साथ गलत किया है और इसलिए रसोई से उबले हुए बंस खाना चाहता है? हालांकि ये उबले हुए बंस केवल हम तुच्छ नौकरों और गार्डों के खाने के लिए उपयुक्त हैं। एक अन्य 30 वर्षीय नौकर ने जियान चेन पर व्यंग्य करना जारी रखा। उन दोनों की बातें सुनकर रसोई में मौजूद बाकी सभी नौकर तमाशा देखने लगे। इन दोनों नौकरों को कुछ वरिष्ठों का समर्थन प्राप्त था। उदाहरण के लिए 20 वर्षीय नौकर का परिचय न केवल चांगयांग की पहली पत्नी लिंगलोंग ने कराया था, बल्कि वह जियान चेन की सबसे बड़ी चाची का नौकर भी था। अफवाहें थी कि लिंगलोंग ने उसे काम पर रखा था क्योंकि वह एक पारिवारिक रिश्तेदार था, लेकिन क्योंकि उसके शरीर में शक्ति की कमी हो गई थी, वह केवल रसोई में काम कर सकता था। जहां तक दूसरे नंबर पर बात करने वाले 30 वर्षीय नौकर का सवाल है, उसका भाई चांगयांग हवेली गार्ड का समूह नेता है। दो नौकरों द्वारा उसका मजाक उड़ाए जाने की बात सुनकर जियान चेन केवल अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ सका और उसकी आंखों से गुस्सा झलकने लगा। किसी भी तरह की डांट फटकार को नकारते हुए वह विशाल स्टीमर टोकरी की ओर बढ़ा और उसका ढक्कन हटाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, इससे पहले कि अचानक दो विशाल हाथ कहीं से आए और तेजी से स्टीमर टोकरी को उससे दूर ले गए। मुझे वास्तव में इन उबले हुए बंस को तुरंत गार्डों के लिए लाना चाहिए। हमारे सम्मानित गार्डों ने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। रसोई से बाहर निकलते ही नौकर ने टोकरी को हटाते हुए जोर से कहा, कितनी शर्म की बात है, चौथी महिला ने एक बेकार अपाहिज बच्चे को जन्म दिया। उस आखिरी टिप्पणी पर जियान चेन कठोर हो गया। आखिरकार उसके दिल के भीतर का गुस्सा फूट पड़ा। एक शब्द भी कहे बिना उसके पैर धुंधले हो गए क्योंकि उसके दोनों पैर जमीन पर टिक गए। कुछ ही सेकंड में स्टीमर टोकरी लेकर नौकर के पास पहुंचकर उसने अपनी एक मुट्ठी उठाए और उसे नौकर की पीठ पर गिरा दिया।
टकराना। स्टीमर टोकरी ले जा रहा नौकर पूरी तरह से चकमा खा गया और लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। वह जो टोकरी ले गया था वह फर्श पर गिर गई और एक बड़े झटके के साथ अच्छे और मोटे उबले हुए बंस एक एक करके फर्श पर चारों दिशाओं में बिखर गए। रसोई में मौजूद हर कोई इस अप्रत्याशित घटना को हैरान नजरों से देख रहा था। ये देखकर कि जियान चेन अब कहाँ खड़ा था, किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या देखा। किसी ने स्पष्ट रूप से नहीं देखा था कि जियान चेन कितनी तेजी से या कब चला था। 7 साल के चौथे मालिक के लिए 30 साल के नौकर को एक ही मुक्के से घुटनों पर गिरा देना अकल्पनीय था। हालांकि स्टीमर टोकरी गिरा दी गई थी और खाना बर्बाद हो गया था, फिर भी हर कोई उनके सामने इस शो से आश्चर्यचकित था। हा भाई क्यू एयर लाओ, आप वास्तव में मुझे आश्चर्यचकित करते हैं। भले ही आप एक विशेषज्ञ हैं जो सेंट फोस की तीसरी परत तक पहुंच गए हैं, फिर भी आप एक छोटे बच्चे की मुट्ठी से नीचे गिर गए थे। क्या आपने कल रात एक लड़की के साथ इतना कमजोर होने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा बर्बाद कर दी? नौकर को जमीन पर देखते हुए पहला नौकर जिसने जियान चेन का मजाक उड़ाया था, अब दूसरे नौकर पर हंसी से दहाड़ रहा था। क्यू एयर नामक नौकर जमीन से रेंग कर ऊपर आया। जैसे ही उसके छोटे नौकर मित्र के शब्द उसके कानों तक पहुंचे, उसकी आंखें जियान चेन की ओर क्रोध से जलने लगीं। एक 7 साल के बच्चे को धक्का देकर जमीन पर गिरा देना, खासकर एक ऐसे बच्चे के लिए जो खेती के तरीकों में अपंग था, यह उसके लिए अपमान और शर्म की चरम सीमा थी। आखिरकार, हालांकि उसने अभी तक अपनी पवित्र शक्ति को एक पवित्र हथियार में परिवर्तित नहीं किया था, फिर भी वह एक अभ्यासी था जो अपंग के स्तर से कहीं ऊपर पहुंच गया था। गुस्से में अपना सिर हिलाते हुए क्यू एयर उस पल में भूल गया था कि जियान चेन अभी भी चौथे मास्टर होने का दर्जा रखता है। गुर्राहट के साथ वह उस ओर कूदा जहां जियान चेन खड़ा था और उसके पेट पर एक मुक्का मारा। क्यू एयर की मुट्ठी को करीब आते देख जियान चेन के चेहरे पर तिरस्कार के भाव दिखे। उसके लिए यह मुक्का जो उसने मारा था गलतियों और खुलासों से भरा था, और इसलिए मुक्के से बचने के लिए वह थोड़ा सा बगल की ओर जाकर चकमा दे गया। खुद को आगे फेंकते हुए जियान चेन का दाहिना पैर एक सुंदर तरीके से उभरा और क्यू एयर की नाक पर जोरदार लात मारी। जब क्यू एयर ने अपनी खून से सनी नाक को अपने हाथों से पकड़ लिया तो उसकी खून से लथपथ चीख निकल गई। फिर भी उसके हाथों से रक्त का एक छोटा सा स्थिर प्रवाह रिसता रहा। जियान चेन का पैर दयालु नहीं था, क्यू एयर की नाक को लात मारकर तोड़ दिया गया था। उसके चेहरे के तीव्र दर्द ने पहले ही उसका रंग उड़ा दिया था। अध्याय 9, प्रकट शक्ति। क्यू एयर ने अपनी आंखों में स्पष्ट क्रोध के साथ जियान चेन को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक जंगली जानवर था जो जियान चेन को नीचे ले जाना चाहता था। अबे हरामी, मैं आज तुझे सबक सिखाने जा रहा हूं। क्यू एयर गुस्से से दहाड़ने लगा। वह जियान चेन की ओर झपटा और उसके सिर की ओर एक लात मारी। किक काफी तेज थी और अगर यह जुड़ जाती तो निश्चित रूप से इसके परिणामस्वरूप किसी भी सामान्य व्यक्ति को कोई छोटा घाव नहीं होता। लेकिन चूंकि जियान चेन अभी भी एक बच्चे के शरीर में था, इसलिए इतनी मजबूत किक के सीधे प्रहार से उसकी जान जाने की बहुत अधिक संभावना थी। क्यू एयर की लात की ताकत का आकलन करते हुए 20 वर्षीय नौकर के चेहरे पर अचानक हास्य की अभिव्यक्ति खो गई और वह पीला पड़ गया। वह घबराकर चिल्लाया, भाई क्यू एयर, रुको। जियान चेन अभी भी चौथे गुरु थे और साथ ही अपंग होने के बावजूद चांगयांग बा के बेटे थे, फिर भी चांगयांग हवेली के आसपास उनका कुछ हद तक सम्मान था। उसका मजाक उड़ाना तो ठीक था, लेकिन चौथे गुरु के खिलाफ हाथ उठाना अक्षम्य था। भले ही उन्हें किसी भी बुजुर्ग का समर्थन प्राप्त हो, फिर भी उन्हें भयानक दंड भुगतना पड़ेगा। क्यू एयर की किक की तीव्रता देखकर जियान चेन का चेहरा भी बदल गया। जैसे ही वह फिर से किनारे की ओर झुका, उसकी आंखें ठंडी हो गईं। शांति से क्यू एयर की किक की पहुंच से बाहर रहकर वह पीछे नहीं हटा। इसके बजाय जियान चेन तेजी से क्यू एयर के शरीर के पास पहुंचा। उसने अपना हाथ क्यू एयर की अभी भी फैली हुई जांघ पर रखा, जबकि दूसरा हाथ दूसरी जांघ पर गया। धीमी गुर्राहट के साथ जियान चेन ने अपने शरीर में जमा सारी सेंट फोर्स को अपनी कमर में छोड़ दिया और आश्चर्यजनक रूप से 100 पाउंड से अधिक क्यू एयर को अपने छोटे शरीर से ऊपर उठा लिया।
कियू एर के शरीर को उठाते हुए जियान चेन ने उसे जवाबी कार्रवाई करने का समय देने की जहमत नहीं उठाई। उसके दोनों पैर जमीन पर घूमने लगे क्योंकि जियान चेन ने कियू एर के भारी शरीर को आगे की ओर फेंक दिया। कियू एर का शरीर सब्जियां काटने के लिए बनी मेज से टकराने से पहले 5 मीटर तक उड़ गया। संयोगवश उसके गिरते शरीर के नीचे लोहे की सीकों का ढेर था, जिस पर गिरने से वह एक विचित्र मानव शाही जैसा दिखता था। कियू एर सीखों के ऊपर गिर गया और कम से कम 1 इंच त्वचा उनके द्वारा छेदी गई थी। तुरंत कियू एर दर्द से चिल्लाया क्योंकि उसके शरीर की त्वचा विकृत हो गई थी और उसकी नाक का दर्द अभी भी उसके दिमाग में चुभ रहा था। रसोई में मौजूद हर नौकर अचानक उस अविश्वसनीय घटना से स्तब्ध रह गया जो उसने अभी अभी देखी थी। 7 साल के एक अकेले बच्चे ने न केवल कियू एर जैसे भारी वजन वाले व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बल्कि उसने उस व्यक्ति को भी हरा दिया जो सेंट फोर्स की तीसरी परत तक पहुंच गया था। अगर इसकी खबर बाहर आई तो चांगयान कबीले में कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर पाएगा। जियान चेन ने कियू एर की पीड़ा को ठंडी आंखों से देखा और उस पर मजाकिया चेहरा बनाया। उसने कुछ भी नहीं कहा और अपने साथ एक भी पका हुआ रोटी लिए बिना रसोई छोड़ने का फैसला किया। रसोई से बाहर निकलने के बाद जियान चेन ने धीरे से सांस छोड़ी। उसने सोचा भी नहीं था कि रसोई में नौकर भी चौथे मालिक का मजाक उड़ाने लगेंगे। अपने दिल से अवसाद को दूर फेंकते हुए जियान चेन ने एक बार फिर चांगयांग हवेली के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। हवेली इतनी विशाल होने के बावजूद जियान चेन ने इसे कभी भी पूरा नहीं देखा था। यहां तक कि उस जगह के आसपास का दृश्य भी देखने में अच्छा था, क्योंकि बाहरी प्रांगण के हर इंच को बगीचों ने घेर रखा था। वहां कई झीलें और फूलों के बगीचे थे जिनमें बहुत ही दुर्लभ नमूने थे जो कहीं और नहीं देखे जा सकते थे, और उनमें एक मीठी सुगंध थी। चांगयांग कबीले के चौथे गुरु के रूप में जियान चेन जहां चाहे वहां घूमने के लिए स्वतंत्र था। जैसे जैसे वह इधर उधर भटकता उसे महत्वपूर्ण सड़कें और इमारतें दिखाई देती, जिनमें हर जगह कई विशेषज्ञ छिपे होते थे। हालांकि जब उन्होंने उन विशेषज्ञों को देखा तो उन्होंने इसके बारे में और नहीं सोचने का फैसला किया था। आखिरकार वह जानता था कि चांगयांग कबीला लो शहर के 4 महान कुलों में से एक है। लो शहर एक प्रथम श्रेणी का शहर था, इसलिए एक बड़ा कबीला होने का खिताब एक प्रतिष्ठित था। चलते चलते वह अनजाने में एक शांत फूलों के बगीचे के बीच में आ गया था। जियान चेन ने ध्यान नहीं दिया कि उसका तीसरा भाई चांगयांग के उसी फूलों के बगीचे में प्रशिक्षण लेते समय एक लकड़ी की कुल्हाड़ी ले जा रहा था। हालांकि लड़ाई में कठोर जियान चेन की नजर में ऐसा लग रहा था जैसे चांगयांग के बिना किसी विशेष शैली को ध्यान में रखे लापरवाही से कुल्हाड़ी घुमा रहा था। हालांकि जियान चेन ने पिछली दुनिया में तलवार चलाने के तरीके का अध्ययन किया था। उसने कई अलग अलग कुल्हाड़ी चलाने वाले विशेषज्ञों का अध्ययन किया था और वे कैसे लड़ते थे। तो यहाँ तक कि जियान चेन भी परिचित था कि किसी को कुल्हाड़ी का उपयोग कैसे करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से चांगयांग के इसे संभाल रहा था, जियान चेन अवाक रह गया था। इसे प्रशिक्षण कैसे माना जा सकता है? जैसे ही जियान चेन जाने के लिए मुड़ने वाला था, चांगयांग के ने उसे अपनी आंख के कोने से देखा। धीरे धीरे अपनी हरकतें बंद करते हुए चांगयांग के चेहरे पर मुस्कुराते हुए बुरे इरादे के लक्षण दिखने लगे। चौथे भाई, आओ, तुम्हारे तीसरे भाई के पास तुम्हारे खाने के लिए कुछ कैंडी है। चांगयांग के ने जियान चेन को चिल्लाया। चांगयांग के शब्दों को सुनकर जियान चेन लगभग अविश्वास में जमीन पर गिर पड़ा। उसने गुप्त रूप से मन ही मन सोचते हुए सोचा, यहां तक कि एक 7 साल का बच्चा भी ऐसी बातों में नहीं आएगा। हालांकि जियान ये बताना भूल गया था कि अपनी पिछली दुनिया के अनुभवों के अलावा वह अभी भी 7 साल के बच्चे से बेहतर नहीं था। लेकिन उसने चांगयांग की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और बिना सिर पीछे किए चलता रहा। ये देखकर कि जियान चेन दूर और दूर होता जा रहा था, चांगयांग को गुस्सा आने लगा। अपने हाथों में लकड़ी की कुल्हाड़ी को जमीन पर फेंकते हुए वह जियान चेन की ओर झपटा और अंततः उसे पकड़ लिया। चौथे भाई, क्या तुमने अभी मेरी बात नहीं सुनी? चांगयांग ने बोतल में बंद कॉक की तरह जियान चेन का रास्ता रोक दिया। जियान चेन को घूरते हुए उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कुछ गड़बड़ है क्या? जियान चेन ने अपने प्रश्न में शीतलता का संकेत देते हुए चांगयांग को शांत दृष्टि से देखा। जियान चेन के मन में अपने तीसरे भाई के प्रति कोई अच्छी भावना नहीं थी।
पिछले 2 वर्षों में चांगयान के हमेशा जियान चेन को धमकाने के लिए कोई न कोई रास्ता खोजता रहता था, और जब से जियान चेन के अपंग होने की खबर आई, उसकी हरकतें और भी गंभीर हो गईं। यदि ये तथ्य नहीं होता कि जियान चेन शायद ही कभी बाहर जाता था, तो चांगयान के द्वारा जियान चेन को धमकाने की संख्या 10 गुना बढ़ गई होती। हालांकि जब भी उसने जियान चेन को धमकाने की कोशिश की, उसका परिणाम हमेशा असफल रहा और कभी कभी जियान चेन भी उसे वापस धमकाने का एक तरीका ढूंढ लेता था। इससे चांगयान के मन में आक्रोश की भावना पैदा हो गई, जिसने उसे और भी अधिक बदला लेने के लिए प्रेरित किया। चौथे भाई अपने तीसरे भाई के साथ कुछ मार्शल आर्ट का अभ्यास करने आओ। बात करते समय चांगयान ने पहले ही जियान चेन को उस स्थान की ओर खींचना शुरू कर दिया था जहां वह अभ्यास करता था, और जियान चेन को जवाब देने का मौका नहीं दिया। चांगयान वास्तव में इस समय बहुत उत्साहित थे। हालांकि उनकी बुद्धिमत्ता की तुलना करते समय वह जियान चेन के मुकाबले नहीं थे, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि ताकत के मामले में वह जियान चेन से कमजोर होंगे। आखिरकार उनका चौथा भाई मार्शल कल्टीवेशन के मामले में अपंग था और किसी भी सेंट फोर्स की खेती भी नहीं कर सकता था। चांगयान के दिमाग में यह उसका बदला लेने का सही मौका था। जियान चेन को चांगयान के द्वारा जबरदस्ती खींचकर वहां ले जाने के कुछ ही समय बाद चांगयान ने लकड़ी की कुल्हाड़ी उठाई, जिसे उसने पहले एक तरफ फेंक दिया था, और फिर जियान चेन से कहा, तीसरे भाई क्या तुम तैयार हो? मैं अब आक्रमण शुरू करने जा रहा हूं। चांगयान की सौम्य मुस्कान देखकर जियान चेन ने अपनी आंखों में चंचलता का संकेत दिया। उसने अज्ञात भाव से उसकी दोनों हथेलियां पकड़कर पूछा, तीसरे भाई तुम्हारे हाथों में हथियार है, मुझे मत बताओ कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे विरुद्ध नंगे हाथ लड़ूं। अपने भाई की बात सुनकर चांगयान एक पल के लिए विचलित दिखे। अपने हाथों में लकड़ी की कुल्हाड़ी को देखते हुए वह जियान चेन की ओर फेंकने से पहले केवल 1 सेकंड के लिए झिझका, जैसा कि उसने कहा, फिर मैं तुम्हें कुल्हाड़ी चौथे भाई को दूंगा और मैं वह व्यक्ति बनूंगा जो नंगे हाथ लड़ेगा। हालांकि कुल्हाड़ी लकड़ी की थी, फिर भी उसका वजन 10 पाउंड था। यहां तक कि 10 साल के बच्चे के लिए भी इसे इधर उधर घुमाना मुश्किल साबित होगा। चांगयान ने इस बारे में सोचा था और इस कारण से इसे जियान चेन की ओर फेंक दिया था। वह जियान चेन को खुद को अपमानित कराना चाहता था, जबकि वह दयालु जैसा दिखता था। जियान चेन ने लकड़ी की कुल्हाड़ी अपने सामने ली और उसका निरीक्षण करना शुरू कर दिया। कुल्हाड़ी बहुत ही घटिया ढंग से बनाई गई थी, केवल कुल्हाड़ी का आकार ही था, जबकि उसका ब्लेड लगभग न के बराबर था। यहां तक कि अगर वह किसी व्यक्ति को काटने की कोशिश भी करता तो इससे कोई खास नुकसान नहीं होता। अधिक से अधिक कुल्हाड़ी केवल एक गंभीर चोट ही छोड़ेगी। जियान चेन को 10 पाउंड की कुल्हाड़ी आसानी से पकड़ते हुए देखकर चांगयान की आंखों में सदमे के निशान दिखाई दिए। उन्हें घटनाओं के इस बदलाव की उम्मीद नहीं थी। जियान चेन ने चांगयान की ओर देखा और फीकी हंसी हंसते हुए कहा, तीसरे भाई शायद आपको इसके बजाय इस कुल्हाड़ी का उपयोग करना चाहिए। जैसे ही वह बोला, उसने कुल्हाड़ी वापस चांगयान की ओर फेंक दी। उस कुल्हाड़ी को पकड़ते हुए जो उसने अभी अभी जियान चेन पर फेंकी थी, चांगयान को संदेह होने लगा। चौथे भाई क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अब भी मुझसे नंगे हाथ लड़ना चाहते हो? जियान चेन ने अपना सिर हिलाते हुए हंसना शुरू कर दिया। पास के एक पेड़ को पकड़कर उसने 1 मीटर लंबी एक शाखा तोड़ दी। छोटी टहनियों और पत्तियों को काटकर जियान चेन के पास केवल एक शाखा बची थी। यह मेरा हथियार होगा। शाखा उठाते हुए जियान चेन धीरे से हंसे। चांगयान ने उस छोटी छड़ी को देखा जिसे जियान चेन के हाथ में जल्दी से चॉपस्टिक में बदला जा सकता था और हंसे। वह अब क्रोधित नहीं था, क्योंकि वह दिन करीब आ रहा था जब वह जियान चेन को आसानी से हरा सकेगा। बिना कोई नुकसान उठाए जियान चेन को धमकाने में सक्षम होने का सपना आखिरकार चांगयान के लिए आ गया था। इससे उसे बेहद खुशी होगी। चांगयान ने कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ लिया। फिर चौथे भाई बेहतर होगा कि आप सावधान रहें। तुम्हारा तीसरा भाई हमला करना शुरू कर देगा। ये कहने के ठीक बाद चांगयान तुरंत अपने दोनों हाथों में कुल्हाड़ी लेकर जियान चेन की ओर बढ़ा और उसे जियान चेन पर गिराने की कोशिश की। ये कुल्हाड़ी घातक घाव करने में सक्षम नहीं थी, इसलिए चांगयान ने पीछे हटने की जहमत नहीं उठाए और अपनी पूरी ताकत से हमला कर दिया।
कुल्हाड़ी से बचते हुए जियान चेन के पैर एक दूसरे के सामने आ गए। अपने पेड़ की शाखा को भयावह गति से घुमाते हुए शाखा अचानक अधिक भयावह हो गई थी। यहां तक कि जियान चेन का आचरण भी अचानक बदल गया था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, सामान्य रूप से सुरक्षित शाखा उसके हाथों में एक घातक तलवार बन गई। जियान चेन अविश्वसनीय गति से तलवार घुमा रहा था, जिससे चांगयान के पास मुकाबला करने के लिए लगभग कोई जगह नहीं थी। जब आखिरकार पेड़ की शाखा ने पहले ही खुद को चांगयान के गले पर रख दिया था। तीसरा भाई, तुम हार गए। एक चंचल मजाक के साथ उसने वह कुल्हाड़ी लौटा दी जो चांगयान के ने मैच के बीच में ही गिरा दी थी। चांगयान के केवल अपनी गर्दन पर पेड़ की शाखा को देख सकता था और उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। उसने पेड़ की शाखा को हिलते हुए बिल्कुल भी नहीं देखा था। जब तक उसकी आंखों ने हिलने का संकेत देखा, तब तक मैच खत्म हो चुका था। अभी भी सदमे में चांगयान के ने अपना सिर हिलाया। पेड़ की शाखा को अपने गले से पकड़कर उसने उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया और अविश्वास से चिल्लाया, ये गिनती में नहीं आया। ये निश्चित रूप से मायने नहीं रखता। चौथे भाई, तुम बिल्कुल भी निष्पक्षता से नहीं लड़ रहे थे। जियान चेन लाल चेहरे वाले चांगयान के को देखकर हंसे। तीसरे भाई, तुम्हें ये भी नहीं पता कि मैं निष्पक्ष रूप से लड़ रहा था या नहीं, उसने अजीब आवाज में कहा। वह है। चांगयान के ने अपने गाल को खरोचा और कोई बहाना सोचने की कोशिश करते हुए हकलाने लगा। अंत में वह अभी भी परिणाम को स्वीकार नहीं कर सका और कहा, किसी भी तरह वह मैच अभी मायने नहीं रखता। चलो एक बार और लड़ें। जियान चेन ने पेड़ की शाखा के टुकड़ों को इकट्ठा किया जिसे चांगयान के ने हंसते हुए तोड़ दिया था। ठीक है, चलो फिर एक बार लड़ते हैं। बिना किसी देरी के वह चांगयान के से 5 मीटर दूर चला गया। अध्याय 10, सादर प्रणाम। चांगयान के दोनों हाथों ने उसकी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लिया, क्योंकि उसने ध्यान से जियान चेन को देखा। जो सबक उसने अभी सीखा था उसके लिए धन्यवाद। वह दूसरी बार जियान चेन को कम आंकने की हिम्मत नहीं करेगा, इसलिए इस दौर में चांगयान के सावधानी से आगे बढ़े। जियान चेन ने चांगयान के पर हंसना शुरू कर दिया, जिससे वह असमंजस में पड़ गया। तीसरे भाई, क्या हम अब लड़ाई शुरू कर सकते हैं? चांगयान के ने अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ ली। इस बार उन्होंने अपनी मदद के लिए अपनी सेंट फोर्स का इस्तेमाल किया। एक बार फिर उसने जियान चेन पर हमला किया, लेकिन इस बार वह बहुत तेज था। जियान चेन ने लापरवाही से अपने हाथों में आधे मीटर से भी कम लंबी पेड़ की शाखा को लहराया। वह किसी अजीब कारण से बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। ये लगभग वैसा ही था मानो शाखा का उसके साथ किसी प्रकार का गुप्त संबंध हो। उसी समय जियान चेन के दिल के भीतर वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसी अनुभूति को महसूस कर सका जो उसे पिछली दुनिया में हुई थी जब वह मृत्यु के कगार पर था, जहां वह तलवार भगवान के दायरे की अद्भुत शक्ति को समझ सकता था। उस क्षण के दौरान वह अंततः अपनी आत्मा के साथ अपनी तलवार को नियंत्रित करने में सक्षम हो गया था और उसे डुगु क्यूबाई के गले से सीधे 100 मीटर तक उड़ा दिया था। उस क्षण के बारे में सोचते हुए जियान चेन हरकत में आ गया, क्योंकि उसके हाथ में पेड़ की शाखा चांगयान के की ओर उड़ रही थी। खुश। जियान चेन की इच्छा के आगे झुकते हुए पेड़ की शाखा ऐसी लग रही थी मानो वह जीवित हो और उसके हाथ से उड़ गई। चांगयान के की ओर अविश्वसनीय गति से उड़ते हुए पेड़ की शाखा प्रकाश की फीकी सफेद चमक से ढकी हुई थी। पेड़ की शाखा से स्वॉर्ड क्यूई की तेज लेकिन तीव्र मात्रा उत्सर्जित हुई, जिससे ये बिजली के बोल्ट जैसा लग रहा था। प्रकाश की एक तेज चमक के साथ शाखा पहले ही चांगयान के पेट तक पहुंच चुकी थी। प्रक्षेपवक्र पथ के साथ साथ पेड़ की शाखा पर तलवार क्यूई की मात्रा को तुरंत महसूस करते हुए जियान चेन डर से पीला पड़ गया। उसने शाखा को उसके गंतव्य तक पहुंचने से रोकने की व्याकुलतापूर्वक कोशिश की। यदि पेड़ की शाखा को नहीं रोका गया होता तो निस्संदेह वह चांगयान के को छेद देती और उसे मार डालती। भले ही उसे तुरंत नहीं मारा गया हो, चांगयान के को अभी भी एक घातक घाव हुआ होगा जो जियान चेन के लिए एक आपदा का कारण बनेगा। जैसे ही शाखा चांगयान के पेट तक पहुंची, वह धीमी होने लगी, लेकिन उसके पेट में थोड़ी सी मात्रा में छेद करने से पहले नहीं। करीब से देखने पर पेड़ की शाखा केवल त्वचा के माध्यम से ही घुसी थी, लेकिन अगर जियान चेन ने उसे रोकने के आदेश में थोड़ा सा भी धीमा किया होता
तो चांगयांके की शाखा सीधे उसके शरीर में घुस गई होती। जियान चेन के लिए ऐसा विचार कल्पना करना भी बहुत भयानक था। अपने माथे पर पसीना पोंछते हुए जियान चेन ने देखा कि उसकी आत्मा की एक पतली रेखा अभी भी पेड़ की शाखा से जुड़ी हुई थी। अपनी आत्मा से एक बार फिर पुष्टि करते हुए कि शाखा ने केवल चांगयांके की त्वचा को छेदा था, जियान चेन ने राहत की सांस ली। अपने पेट में हल्के दर्द को महसूस करते हुए कुछ हद तक मोटा चांगयांके मदद नहीं कर सका, लेकिन पीला पड़ने लगा। जब उसने नीचे देखा और अपने पेट पर खून के धब्बे देखे तो उसका चेहरा एकदम बदल गया। जैसे ही उसने रोना शुरू किया, एक विलाप सुनाई दिया। आंसू की बूंदें उसके गालों से कभी न खत्म होने वाली धारा में गिर रही थीं, मानो उसकी आंखें फव्वारे हों। ब्लड, खून, मुझे खून बह रहा है। वाह चौथे भाई, तुमने मुझे मारा। वाह माँ, मैं अपनी माँ को इस बारे में बताने जा रहा हूँ। माँ, चौथे भाई ने मुझे मारा। चांगयांके तुरंत एक ऐसे बच्चे में बदल गया जो केवल रोना जानता था। अपनी लकड़ी की कुल्हाड़ी नीचे फेंककर वह लगातार चिल्लाता हुआ बगीचे से भाग गया। आखिरकार चांगयांके बमुश्किल 10 साल का था। वह अभी तक इतना परिपक्व नहीं हुआ था कि इस तरह की कठिन परीक्षा का सामना कर सके। धीरे धीरे लुप्त हो रहे चांगयांके को देखकर जियान चेन अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। जैसे ही वह अकेले ही बगीचों से बाहर निकला, उसे अपने दिल में थोड़ा सा डर महसूस हुआ। इसके लिए उसे किस प्रकार की कठोर सजा मिलेगी। क्या चांगबाई, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? एक अध्ययन कक्ष में चांगयांग कबीले के नेता चांगयांग बा आश्चर्य से अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। अपने सामने वाले बुजुर्ग पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए चांगयांग बा जो कुछ उसने अभी सुना था उससे आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक सका। चांगयांग बा के सामने जो बुजुर्ग खड़ा था वह चांगयांग कबीले की गृहस्वामी चांगबाई थी। चांगबाई ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। महाराज, पहले तो मुझे भी इस मामले पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन रसोई के दर्जनों नौकरों ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। चौथे मालिक ने वास्तव में नौकरों में से एक को पीटा, साथ ही एक नौकर को उठाया जिसका वजन उससे 100 पाउंड अधिक था, उसे 5 मीटर दूर फेंकने से पहले। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वही नौकर तीसरी सेंटफोर्स परत का है। चांगबाई को सुनकर चांगयांग बा की आंखें इस अविश्वसनीय समाचार से विस्मय से फैल गईं। चांगबाई ने कबीले के नेता की ओर देखा और कुछ झिझक के बाद कहना जारी रखा, महाराज, मुझे भी इसके बारे में अधिक जानकारी मिली है, लेकिन चौथा गुरु हाल ही में तीसरे गुरु के साथ विवाद में शामिल था। एक पेड़ की शाखा का उपयोग करके चौथा गुरु तीसरे गुरु को घायल करने में सक्षम था। क्या जियांग एर और के बीच लड़ाई हुई और जियांग एर विजेता रहा? हर गुजरते सेकंड के साथ चांगयांग बा की आंखें और अधिक चौड़ी हो गईं। ये सही है महाराज। चौथे गुरु ने केवल एक पेड़ की शाखा का उपयोग किया था जबकि तीसरा गुरु लकड़ी की कुल्हाड़ी का उपयोग कर रहा था। चांगबाई ने जोड़ा, ये कैसे संभव है? चांगयांग बा एक बार फिर अपनी कुर्सी से उड़ गए। जियांग एर सेंटफोर्स का उपयोग करने में असमर्थ है, जबकि चांगयांग के 3 साल बड़ा है और तीसरे सेंटफोर्स लेयर पर भी है। इस तथ्य के साथ कि अब प्रतिदिन मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है, वह जियांग र को कैसे हरा नहीं पाया। अपने लबादे के भीतर से एक पेड़ की शाखा निकालते हुए चांगबाई ने उसे चांगयांग बा की ओर बढ़ाया। हे प्रभु, चौथे गुरु ने तीसरे गुरु को हराने के लिए इस पेड़ की शाखा का उपयोग किया था। चांगयांग बा ने पेड़ की वह शाखा ली जो उसकी उंगलियों से अधिक मोटी नहीं थी। उसका निरीक्षण करने पर उसने देखा कि उसका सिरा खून से रंगा हुआ था। चांगयांग बा ने अपने चेहरे से सभी प्रकार की भावनाओं को छिपाते हुए शाखा की टूटी हुई नोक पर सूखे खून पर ध्यान केंद्रित किया। चांगबाई, क्या ठीक है? कुछ टूटी हुई त्वचा के अलावा तीसरे मास्टर को कोई चोट नहीं आई है, चांगबाई ने उत्तर दिया। चांगयांग बा ने तटस्थ चेहरे से धीरे से अपना सिर हिलाया। पेड़ की शाखा का और भी बारीकी से निरीक्षण करने पर उसे और अधिक संदेह होने लगा। अंत में वह बोला, चांगबाई, ये पेड़ की शाखा कुछ खास नहीं है। इसके अलावा टिप बिल्कुल भी तेज नहीं है। जियान एर की ताकत के आधार पर एक पेड़ की शाखा के लिए क्या को घायल करना असंभव है।
चांग बाई ने सहमति में अपना सिर हिलाया, उसकी आंखें एक चमक से चमक उठी। महाराज, मेरे मन में बस एक अपमानजनक विचार आया, क्या होगा यदि चौथा गुरु सेंट फोस की खेती करने में असमर्थ अपंग नहीं है। आज चौथे गुरु की शक्ति का प्रदर्शन देखकर शायद चौथे गुरु ने पहले ही सेंट फोस को चौथे स्तर तक विकसित कर लिया है। अन्यथा चौथे गुरु के लिए तीसरे गुरु को हराने का कोई अन्य रास्ता नहीं होगा। चांग बाई को सुनकर कबीले के नेता का चेहरा भावना से चमक उठा। अपने प्रतिभाशाली माने जाने वाले बेटे के अपंग होने का खुलासा होने के बाद उसके साथ बुरा व्यवहार करना, ये चांग्यांग बा का सबसे बड़ा अफसोस था। चांग बाई, आप जो कह रहे हैं वह ये है कि जियांग एर न केवल सेंट फोस का उपयोग करने में सक्षम है, बल्कि वह वास्तव में इसमें प्रतिभाशाली भी है। चांग्यांग बा की आवाज भावना से कांपने लगी। 7 साल के बच्चे के लिए सेंट फोस की चौथी परत तक पहुंचना, ये केवल तियान युआन महाद्वीप की प्रतिभाओं द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। औसतन जब तक कोई सेंट फोस की चौथी परत तक पहुंचता है, तब तक वह तारांकन वर्ष का हो चुका होता है। टेल नोट, रॉस कहते हैं तारांकन। चांग बाई ने अपना सिर हिलाया, मैंने चौथे मास्टर को तब से बड़ा होते देखा है जब वह बच्चा था। मेरी नज़र में वह एक उत्कृष्ट प्रतिभा है और मैं उस पर विश्वास करता हूं। मैं कह सकता हूं कि भविष्य में चौथा गुरु मुझसे भी आगे निकल जाएगा। सुनते ही चांग्यांग बा कांपने लगे, उनकी आंखों में उत्साह और मामूली अविश्वास झलक रहा था। चांग बाई ने बोलना जारी रखा, जब चौथे मास्टर के बारे में पता चला कि वह एक अपंग है और सेंट फोस की खेती करने में असमर्थ है, तो मुझे ये काफी अजीब लगा था। मुझे हमेशा ये स्थिति गड़बड़ लगती थी, लेकिन मैं आज तक ठीक पता नहीं लगा सका कि आखिर हुआ क्या था। आज चौथे मास्टर के 2 शक्ति प्रदर्शनों के साथ मैं अंततः अपने संदेह की पुष्टि करने में सक्षम हूँ। चौथा गुरु कभी भी अपंग नहीं था, बल्कि वह वास्तव में साधना का प्रतिभाशाली व्यक्ति था। चांग्यांग बा ने अपनी बढ़ती हुई हृदय गति को शांत करने के लिए गहरी सांस ली, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाते, कबीले का एक सदस्य दौड़ता हुआ आया और आदरपूर्वक उनसे बोला, महाराज, तीसरा स्वामी घायल हो गया है। तीसरी महिला चाहती है कि प्रभु तुरंत आए। मैं समझता हूं, आप जा सकते हैं। चांग्यांग बा ने अपना हाथ लहराया और कबीले के सदस्य को उदासीनता से खारिज कर दिया। जी महाराज। धीरे धीरे बाहर निकलने से पहले कबीले के सदस्य ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। चांग्यांग बा ने गृहस्वामी की ओर देखा, चांग बाई, ये सबसे अच्छा होगा यदि हम जियांग र की जांच करते समय आगे बढ़ें। आखिरकार उन्हें इतने लंबे समय तक उपेक्षित रखा गया है। बोलने के बाद वह तुरंत गंभीरता से रुक गया। चांग बाई, वे 2 नौकर जिन्होंने रसोई में जियांग एर को धमकाने की हिम्मत की, मैं उन्हें अपनी हवेली से भगाने का काम आप पर छोड़ता हूं। वे 2 नीच नौकर, ये सोचने के लिए कि वे चांग्यांग बा के बेटे को बिना परिणाम के धमका सकते हैं। चांग बाई थोड़ी देर हंसी, महाराज, उन दोनों नौकरों को बहुत पहले ही निकाल दिया गया है। हालांकि उनमें से एक का परिचय प्रथम महिला लिंग लॉन्ग द्वारा कराया गया था, दूसरे नौकर का बड़ा भाई गश्ती गार्ड के टीम कप्तानों में से एक का नेता है। लेकिन चूंकि उन्होंने चौथे मालिक को धमकाने का साहस किया, इसलिए उनके पास अब इस हवेली में पीछे रहने का कोई कारण नहीं है। अन्यथा मैं फिर कभी चांग्यांग हवेली के आसपास चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं करूंगा। बड़े पैमाने पर सजाए गए कमरे में हाल ही में घायल हुए चांग्यांग के बिस्तर पर लेटे हुए थे। वह पीले चेहरे के साथ अपने पेट पर ताजा पट्टी बंधे घाव को देखता रहा। बिस्तर के किनारे पर चांग्यांग की मां यू फैंग हान बैठी थी, उनके चेहरे पर परेशानी थी और वह अपने बेटे की देखभाल कर रही थी। बहुत दूर नहीं, जियान चेन और उसकी मां बी युनटियन, साथ ही पहली चाची लिंग लांग, दूसरी चाची बाई यूशुंग और दूसरी बहन चांग्यांग मिंगयू सभी बिस्तर के चारों ओर खड़े थे। यू फैंग हान ने क्रोध भरी दृष्टि से बी युनटियन की ओर देखा, चौथी बहन, आपका प्रिय बेटा और अधिक अपमानजनक होता जा रहा है। मेरे के पर इतने खतरनाक हथियार से हमला करना, यह अच्छी बात है कि मेरी के बहुत मजबूत है और उसे कोई घातक घाव नहीं हुआ है। अन्यथा कौन जानता है कि यह कैसे हुआ होगा। जियान चेन ने उसकी बात सुनते हुए भौहें चढ़ा ली, उसकी बातों को थोड़ा सा भी स्वीकार नहीं किया। इसके लिए मुझे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये तीसरा भाई था जिसने मुझे उसके साथ झगड़ा करने के लिए कहा था।
इस तरह की छोटी चोट अपरिहार्य है। इसके अलावा मैं किसी खतरनाक हथियार का नहीं, बल्कि एक पेड़ की शाखा का उपयोग कर रहा था। अगर किसी को दोष देना है तो ये तीसरे भाई की कुशलता की कमी है। जियान चेन की टिप्पणी पर यू फैंग हान का चेहरा उदास हो गया। उसने जो कहा था उसका बिल्कुल मतलब था और वह किसी भी तरह से उनका खंडन नहीं कर सकती थी। ये सोचते ही कि एकमात्र बच्चे ने उसके खिलाफ कितना मुखर होकर विरोध किया था, उसके भीतर एक अपवित्र क्रोध उमड़ पड़ा। इन शब्दों के साथ, अगर किसी को दोष देना है तो ये तीसरे भाई की कौशल की कमी है। यू फैंग हान का चेहरा तेजी से हरे से सफेद हो गया। इन शब्दों का मतलब था कि उसका बेटा एक अपन से ज्यादा मजबूत नहीं था जो सेंट फोस की खेती भी नहीं कर सकता था। ये सुनकर कि यू फैंग हान को एक बच्चे ने पीटा है, बाई यूशुन खुशी से हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी, जबकि लिंग लोंग भावहीन चेहरे के साथ वहीं बैठा रहा।